सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। और अगर सिविल सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर से इस चैनल से जुड़ें। आज के जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही ज़्यादा इसमें मुझे आज अगर आप सर्च करोगे ना तो एज जनरली आपको टॉपिक्स नहीं दिखेंगे, लेकिन कैसे टॉपिक्स निकाले जाते हैं ये आप देख सकते हो। तो ये तो चलो फ्रंट पेज में ही है, सभी लोग पढ़ाएंगे भी इसको। एग्रीमेंट विद उल्फा, इसमें काफ़ी सारे भी आर्टिकल्स आएंगे। डिजास्टर रिलीफ, अब इसमें हम कुछ कंटेक्स्ट देखेंगे। ये पॉलिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट GS2 और 3 दोनों को मिक्स करके होगा। जुडिशियल ओवररीच पॉलिटी का टॉपिक है। राज मुद्रा ऑफ शिवाजी, अब ये टॉपिक मैंने आपको क्यों कवर किया और इसमें आप देखना बहुत अच्छा डिटेल में मैंने कवर किया है, इसको डिस्कस करेंगे। और अगर कोई भी एनालिसिस में इस टॉपिक को कवर किया जाता है, इट मीन्स थिंकिंग आपकी डेप्थ में है, ठीक है। तो ये मतलब अभी मैं दिखाऊंगा क्यों। एक्सपो सेट के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, साइंस का टॉपिक है। ब्रिक्स का एक्सपेंशन IR का टॉपिक है। और हर सैटरडे को मैं आपको निबंध का टॉपिक देता हूँ, तो वो आप करो। अगर आप एटलीस्ट डेली बेसिस में एक क्वेश्चन लिखते हो और वीक में एक ऐसा लिखते हो तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। तो इस सेशन में आपको आउटपुट बहुत ज़्यादा आउटपुट आप ले सकते हो और मिल भी रहा है आपको। टॉपिक देखो, वी आर हियर टू ऐड व्हाट वी कैन टू लाइफ, नॉट टू गेट व्हाट वी कैन फ्रॉम लाइफ। बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है ये टॉपिक जो मैंने फ्रेम किया है, बहुत सोचना पड़ेगा आपको। अगर इससे आपका थॉट प्रोसेस कैसा है वो पूरा छन के आ जाएगा। और इसमें अगर आपको 1000 शब्द लिखने हैं ना, इसीलिए आपको विचार डेवलप करने हैं। किसी भी टॉपिक को अगर रहता है तो उसमें आपको अपने थॉट प्रोसेस डेवलप करना है। तो ये आप देख लो। आकलन सीरीज में तो नहीं भेज सकते इसको, अभी फिलहाल आप ग्रुप में शेयर कर सकते हो सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल पे। किसी भी क्वेरी के लिए फॉर एनी क्वेरी मैसेज, ये जो आप मैसेज कर सकते हो, मुझे मैसेज करना, इस नंबर पे कॉल नहीं करना। किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो मैं आपको ज़रूर से, थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द अर्जेंसी। फिर मैं आपसे हम लोग बात भी कर सकते हैं, बट इस नंबर पे नहीं। आई विल गिव अनदर नंबर। देखो ये वेबसाइट याद रखना है आपको, सौरभ पांडे UPSC.com, ये वेबसाइट पे जाना है। ये सारे कोर्सेस आप देख लो, यहीं से डायरेक्ट आप कोर्स एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ऐप के माध्यम से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। अब जैसे प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम आज 30th है, तो अभी 20% ऑफ है इस प्रोग्राम में भी। देखो 20% इसका ऑफ है आपका, 20% एग्रीकल्चर में 20% ऑफ है, एडवांस करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज में 50% ऑफ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आकलन सीरीज़ में कोई ऑफ नहीं है क्योंकि जितने बच्चे चाहिए वो सारे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, तो अब इससे ज़्यादा ऐड ऑन अभी फ़िलहाल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मतलब अमाउंट है बट इसमें कोई ऑफ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये ऑफ़र आप देख सकते हो। तो ये आप विजिट कर सकते हो सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट से, और डायरेक्टली आप अपने कोर्सेस एक्सेस कर सकते हो। एग्रीकल्चर ऑप्शनल सारी क्लासेस आप जाके देखना, ऑलरेडी अपलोडेड है। अभी आपके पास मौका है, आज है कल जो भी लास्ट डेट है इसके ऑफर की, 20% ऑफ है। अब मैंने लगभग 28 क्लासेस ऑलरेडी जो है शेड्यूल कर दी हैं, तो क्लासेस ऑलरेडी शेड्यूल हो चुकी हैं, तो मिस नहीं करना है। एग्रीकल्चर ऑप्शनल या जो भी ऑप्शनल के आप प्लान कर रहे हो, कुछ अभी मैं सैम्पल क्लासेस भी अगर आप लेकर आऊँगा अलग से, लेकिन अगर आप देखना भी चाहते हो तो यू कैन लाइक प्लेलिस्ट में है वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो वहाँ भी कुछ देखना चाहते हो। ये जो टेस्ट सीरीज़ है संडे को 31 मतलब कल इसका 11वां टेस्ट शेड्यूल्ड है, इसमें अभी 50% ऑफ है इस पर, तो मतलब है ना। तो ये टेस्ट टोटल 50 टेस्ट है, इसको प्लीज़ मिस ना करें। जो भी चीज़ें ऐड ऑन हो रही हैं इसमें, वो जो भी ज्वाइन करेगा वो अपना एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम है ही आपका, आज 20% ऑफ इसका भी है। तो ये थोड़ा सा आप लोग बेनिफिट जरूर से लें मेंटरशिप प्रोग्राम का, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जो खास तौर से उनका जिनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है, जो 25 की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ ज्वाइन नहीं करना है, बार बार मैं आपको बोल चुका हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़, वो लोग ही ज्वाइन करें, जैसे अब मान लो आप ये सोच रहे हो कि मैं बस अभी कल से ही प्रिपरेशन शुरू कर रहा हूँ, प्लीज़ ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है। देखो प्रैक्टिकल सेंस में हम चलेंगे, कौन इसको ज्वाइन करेगा इस मेंटरशिप प्रोग्राम को, वही ज्वाइन करेंगे जो एटलीस्ट थोड़ा बहुत उनकी प्रिपरेशन हो चुकी है, और है ना। और फिर हम एक स्ट्रेटजी के तहत काम करेंगे और कहीं ना कहीं हम फिर ज़रूर से प्रीलिम्स क्लियर करेंगे। तो उसका पूरा प्लान मैंने कई बार डिस्कस किया, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और इसमें क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से पेज पे फोकस करना है, CSAT का अप्रोच कैसे, हर चीज़ कवर्ड होगी। प्रीलिम्स के ट्रिक्स, प्रैक्टिस और सब चीज़ आपकी इसमें कवर्ड होगी, ठीक है। मुझे आपको मेल करना है, ये सौरभ पांडे 456321, ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे आपको प्रोवाइड करनी है। कहाँ से पढ़ा है, अभी आपको अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर नहीं करना है, प्लीज़ शेयर करो आपके सोर्सेस क्या हैं, ठीक है, जिससे मैं अपनी एक प्लान क्रिएट कर सकूं और आपको शेयर कर सकूं। और हम लोग सब लोग एक सिंगल प्लान में काम करेंगे, ठीक है। वी विल वर्क इन अ सिंगल प्लान। बैकग्राउंड आप मेंशन करें, ठीक है। बैकग्राउंड जो है
वो मेंशन करना, सी सेट का क्या है कैसा, ये भी थोड़ा सा मेंशन कर। चलो शुरू करते हैं। ये पहला जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट जो टॉपिक है इसको देख लेते हैं। ठीक है, एक बार बता देना कोई लैग तो नहीं है किसी भी तरीके का, जस्ट लेट मी नो। तो यहाँ पे ये पहला टॉपिक है। हम इसको अगर देख लें तो अभी इसमें भी इससे रिलेटेड एक बार प्रीलिम्स में भी प्रश्न आया था, तो यहाँ पे आप याद रखना कि यूनियन होम मिनिस्टर जो है उनके प्रेजेंस में असम मतलब उल्फा के साथ एक जो आप कह सकते हैं एग्रीमेंट साइन भी किया गया है, और इसमें उन्होंने एग्री किया कि किसी भी प्रकार के वायलेंस में वो इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म करेंगे और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को वो ज्वाइन जो है करेंगे। इससे क्या है कि जो इंसर्जेंसी है, वो इंसर्जेंसी मतलब देखो एक टर्म यूज़ होता है, एक टेररिज्म यूज़ होता है और इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी शब्द का मतलब होता है जब आपके ही सिटीजन्स हथियार उठा लेते हैं, तो उसे उसके लिए हम इंसर्जेंसी शब्द इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में देखो ये जल्दी से कदम उठाना पड़ेगा। मैंने कल के डिस्कशन में आपको नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पर हमने काफ़ी इंपॉर्टेंस पे चर्चा की है। तो इस रीजन में किसी भी प्रकार की इंसर्जेंसी या मिलिटेंसी होगी तो वो बहुत मतलब हमारी जो फॉरेन पॉलिसी के लिए भी ठीक नहीं है। तो ये रीजन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस रीजन पे जल्द से जल्द पीस स्टेबिलिटी जो है वो करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या है कि दे हैव ऑल्सो एग्रीड कि वो वायलेंस ख़त्म करेंगे, अपने हथियार डालेंगे, जो भी आर्म्स अम्युनिशंस हैं वो आप कह सकते हैं कि देंगे, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक मतलब एक तरीके से ख़त्म करेंगे, जो भी उनके कैंप्स हैं उसको वैकेट करेंगे, ये सब चीज़ें हैं। अब इसका फॉर्मेशन जो उल्फा का हुआ था ये अप्रैल 7 1979 को हुआ था, और असम की सोवेनिटी को रिस्टोर करने के लिए ये इन्होंने कहा कि हम काम करेंगे। परेश बरुआ जो है ये इसको लेड कर रहे थे। फिर ये कुछ पॉइंट्स अभी देखो इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स आएंगे, तो अभी तो मैंने जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है जो न्यूज़पेपर के अंदर आया है, वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। इस पर नो डाउट काफ़ी सारे अभी आर्टिकल्स आएंगे कि इससे क्या बेनिफिट्स हैं, तो हम लोग उस पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, ये एक अच्छा टॉपिक आपका बनता है, और ये डिजास्टर रिलीफ से। अब यहाँ से मैंने आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम किया है। देखो कंटेक्स्ट क्या है, कंटेक्स्ट एक तो सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन जो पॉलिटी का है वहाँ पे भी आप इस कंटेंट को यूज़ कर सकते हो। सेंटर स्टेट रिलेशन में बहुत डायमेंशंस होते हैं फेडरलिज्म की जब हम बात करते हैं। एक जो है एक डायमेंशन डिजास्टर मैनेजमेंट भी है, तो इस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। ठीक है, जैसे तमिलनाडु में फ्लड आया, तमिलनाडु कह रही हमको पैसे दो पैसे दो, सेंटर कह रहा है कि नहीं नहीं इतना मतलब इसे हम नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसके कुछ क्राइटेरिया और पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि हम लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल्स पे ही जो डिस्कशन होगा। ठीक है, तो तमिलनाडु के कंटेक्स्ट में तो ठीक है, वो एक है इशू, लेकिन ओवरऑल थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे डिजास्टर के कंटेक्स्ट में। पहली चीज़ आप देखो कि ये रिसर्च गेट से देख लो, डिजास्टर मैनेजमेंट में आपका प्रिवेंशन होता है, रिस्पॉन्स होता है और रिस्टोरेशन होता है। मतलब कि डिजास्टर से पहले जो प्रिपरेशन होती है, रिस्पॉन्स मतलब डिजास्टर हो चुका है, डिजास्टर के बाद जो चीज़ें होती हैं उसे हम रिकवरी बोलते हैं, ये टर्म याद रखना है। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या क्या चीज़ें, प्री डिजास्टर के लिए आपको क्या क्या करना है। ठीक है, रिसर्च की कैपेसिटी बढ़ानी है, जो भी किस प्रकार का डिजास्टर आ सकता है उसको देखना है, रिस्क को असेसमेंट करना है, वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस करना है। ठीक है, पूरा पर प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशन जो चीज़ें देखेंगी उनको डेवलप करना चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज डेवलप करना चाहिए, हमारी जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे और ज़्यादा हमें मिले वो देखना है, एजुकेशन प्रोवाइड करना, वॉलंटियर एजुकेशन, और उनको ट्रेन करना कि डिजास्टर्स के समय वो कार्य कर सके, एजुकेशन प्रोवाइड करना, कम्युनिकेशन डेवलप करना है, जो भी ऑपरेशनल प्लान है उसको कंपाइल करना है। ठीक है, एक्सरसाइज परफॉर्म करना, ट्रेनिंग एक्सरसाइज होना चाहिए, ये सब प्री डिजास्टर फेज में आता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देखो रेस्पॉन्स के अंदर आपका डिसीजन मेकिंग सिस्टम तुरंत होना चाहिए, तुरंत मोबिलाइज होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन डिफरेंट एजेंसीज के बीच में होना, कम्युनिकेशन होना चाहिए, डिजास्टर के इम्पैक्ट का असेसमेंट देखना चाहिए, सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन चलना चाहिए, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होना चाहिए, जो भी इंजरी है उसको तुरंत केयर होना चाहिए, देन वी हैव जो डैमेज उसको कैसे रिड्यूस और किया जा सके, एंड फिर जो भी जो अफेक्ट पॉपुलेशन है उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए, फिर जो भी वॉलंटियर्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करना चाहिए जिससे वो कर सकें कार्य। फिर आपका रिकवरी के टाइम पे देखा रिलीफ मेजर्स लेना, हाउसिंग टेम्परेरी क्योंकि सबके घर भी टूट सकते हैं, सामाजिक जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना, अफेक्टेड लोग को इन्फॉर्म करना, फिर उसके बाद पब्लिक सर्विसेज को रीओपन करना, पब्लिक हेल्थ इश्यूज़ को मैनेज करना, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, फिर उसके बाद जैसे इंडस्ट्री, टूरिज्म, एनवायरनमेंट दोबारा से कैसे डेवलप करें, स्मॉल इंडस्ट्रीज अफेक्ट होती हैं उनको देखना, जो अर्थक्वेक है, नेचुरल डिजास्टर्स के लिए कैसे इंश्योरेंस लेकर आएँ, तो ये सब रिकवरी के अंदर आता है।
तो देखो तमिलनाडु में जैसे फ्लड आया, हमने मैंने डिस्कस भी किया था, कमेंट सेक्शन में बताना कि जो तमिलनाडु या जो ये रीजन एक साइक्लोन से अफेक्ट हुए थे, उसके इंटेंसिफिकेशन के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मैंने ये कनाडा की जो कनाडा में जो होता है उसमें ये कंटेंट वहाँ से पिक किया है कि मान लो कहीं भी जब हम बात करते हैं डिजास्टर की स्थिति आ जाती है तो स्टेट की क्या जिम्मेदारी, तो यहाँ पे जैसे स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि डिज़ाइन, डेवलप और डिलीवर करना डिजास्टर रिस्पॉन्स को, और मतलब अगर उसके जुरिडिक्शन में कोई भी ऐसी स्थिति आई है तो वो एक रिस्पॉन्स मैकेनिज्म डेवलप करे, खासतौर से रिकवरी के कंटेक्स्ट में। और यहाँ पे जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाए उसका एम क्या होना चाहिए, पहला जो भी इंडिविजुअल की लाइफ है उसको दोबारा से वो सही हो जाए, सही उसमें चले, स्मॉल बिजनेस जो अफेक्ट हुए हैं उनको देखना, फिर उसके बाद जो भी पब्लिक वर्क अफेक्ट हुआ है उसको दोबारा से मतलब रिस्टोर करना, जो भी रिपेयर रीबिल्ड करना, रिस्टोर करना पब्लिक वर्क को, और ये भी देखना कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फ्यूचर के अंदर है उसका लॉस ना हो, और भी कई सारी चीज़ें जो हमने रिकवरी में देखा है वो देखना। 15th फाइनेंस कमीशन ने क्या बोला है कि देखो डिबेट क्यों चल रही है, हम ये चीज़ क्यों डिस्कस करें कि जैसे अलग अलग पॉइंट है, व्यू पॉइंट है कि डिजास्टर के समय किस तरीके से सेंटर को पैसा प्रोवाइड करना चाहिए स्टेट्स को। तो 15th फाइनेंस कमीशन में जो कॉस्ट शेयरिंग है, अगर खास तौर से हम बात करें जो डिजास्टर मैनेजमेंट फंड है तो उसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सेंटर 90% देता है और स्टेट के 10%, और बाकी 75 और 25% का शेयरिंग है, 75% सेंटर 25% स्टेट। तो ये डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए 15th फाइनेंस कमीशन ने बोल रखा है। अब यहाँ पे देखो जो फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस मिनिस्टर सॉरी, उन्होंने क्या कहा, मतलब इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर, कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी डिजास्टर को ऐसे खुद से नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर नहीं कर सकती है, एक टीम भेजी जाएगी, वही टीम असेसमेंट करके ही उसे नेचुरल डिजास्टर डिक्लेयर कर सकता है। और यहाँ पे ये कहा गया कि अगर ऐसी स्थिति है तो एक क्लियर गाइडलाइंस होना चाहिए। अब देखो सेंटर नहीं कर सकती, टीम भेजेगी, तो ऐसे तो नहीं, आप मतलब टीम तो सेंटर की ही जाएगी ना, तो यहाँ पे क्लियर गाइडलाइन होना चाहिए जिससे कि जो रिलीफ है उसमें सेंटर का क्या कंट्रीब्यूशन होगा। अब जैसे ऐसा ना हो कि भाई वहाँ कोई और पॉलिटिकल पार्टी है, सेंटर में कोई और पॉलिटिकल पार्टी है, तो इस वजह से कन्फ्लिक्ट की स्थिति बनी रहे, है ना। तो ये थोड़ा सा देखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे हमें देखना, क्योंकि देखो कोई भी डिजास्टर होता है उससे कॉमन पर्सन अफेक्ट होता है, और वहाँ पे मान लो स्टेट अगर कुछ ना करे तो वो सेंटर को बोल दे, और सेंटर मान लो वो कहे कि नहीं स्टेट की जिम्मेदारी, हमने पहले ही पैसे दे रखे हैं, बोला 500 करोड़ दिया है, वो कहेंगे और हमें पैसा चाहिए, तो ये सब होता है। और जो पैसा दिया जाए उसका सही से इस्तेमाल हो, ये भी बहुत जरूरी आपका बन जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इन सुप्रीम कोर्ट केरला सीक्स नॉर्म्स ऑफ गवर्नर फॉर गवर्नर्स ऑन रिजर्विंग बिल्स। ये टॉपिक आपका जो है आपके लिए फ्रेम होता है, लाइक फॉर एग्जांपल हमने आर्टिकल 200 और इस सब के ऊपर बहुत डिस्कशन किया है, गवर्नर के ऊपर बहुत अच्छा टॉपिक जो है वो फ्रेम आपके लिए हो सकता है। सो इन सुप्रीम कोर्ट केरला सीक्स नॉर्म्स फॉर गवर्नर ऑन रिजर्विंग बिल्स, तो इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो मतलब इसमें मैं आर्टिकल 200 पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आर्टिकल 200 पे हमने ऑलरेडी बहुत चर्चा कर रखी है। आर्टिकल 200 और उसमें संवैधानिक आर्टिकल्स मतलब पूरे लाइक 2-3 हफ्ते पहले हमने बहुत डिस्कशन कर रखा है। इसमें मैं एक नया टॉपिक आपके लिए पिक कर रहा हूँ जो कि इससे कंटेक्स्ट से डिराइव हो सकता है। देखो जरूरी नहीं है कि न्यूज़पेपर एनालिसिस का मतलब होता है कि जो लिखा है उसी को रीड कर देना, जो कि जनरली होता है, जो आप एनालिसिस देखोगे तो उसमें यही होता है, जो लिखा है उसी कंटेंट को रीड कर दिया, उसी को आपको बता दिया, तो आप भी रीड कर सकते हो। मतलब यहाँ से हमारे लिए यूपीएससी में क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो एक तो जैसे आर्टिकल 200 के ऊपर और जो गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच का टेंशन है उस पर हमने बहुत डिस्कशन किया। एक टॉपिक जो है मैं निकाल कर आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटी का टॉपिक है, कहीं ना कई बार आपको पूछा भी जाता है, वो जुडिशियल ओवररीच है। अभी जो कंटेंट डिस्कशन होगा अगर आपने उसको अच्छे से कर लिया तो आप ये मानो कि आपका जुडिशियल ओवररीच पूरा टॉपिक, आपका कंटेंट पूरा जो है वो कवर हो जाएगा। पहले आप समझो कि जुडिशियल ओवररीच का मतलब क्या होता है। ओवररीच शब्द क्या क्या मतलब है, आपके पास कुछ ज्यूरिडिक्शन है, ठीक है। जब हम ओवररीच शब्द की बात हम करते हैं तो ओवररीच का मतलब है कि आपके सेंटर है, मतलब जैसे लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, सबका अपना अपना डोमेन है। जब जुडिशरी जो है लेजिस्लेचर के काम पे दखल अंदाज करे या एग्जीक्यूटिव काम पे दखल अंदाज करे तो वो आपका ओवररीच कंसिडरेशन में आ जाता है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि हम सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं और इस वजह से ये नहीं होना चाहिए, लेकिन जुडिशियल सिस्टम कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के जो डोमेन है उस पर कहीं ना कहीं वो एक इंटरफेरेंस जो है हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जब एक्सेसिव इंटरफेरेंस हो जाए ऑफ द जुडिशरी, ठीक है, जब आपका क्या हो जाए, व्हेन यू हैव एक्सेसिव इंटरफेरेंस ऑफ द जुडिशरी।
विद द लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव को, तो उसे हम जुडिशियल ओवररीच कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अगर जुडिशियल एक्टिविज्म की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है कि लाइक फॉर एग्जांपल जब हम एक्टिविज्म शब्द की बात करते हैं तो उसमें जैसे मान लो हमारे जो देश के मतलब हमारे जो सिटीजन्स हैं, दे हैव सर्टेन राइट्स। अगर वो राइट्स किसी तरीके से डाइल्यूट होते हैं बिकॉज ऑफ द इनएक्शन और कुछ ऐसे कार्यों की वजह से जो है अफेक्ट होते हैं, इनएक्शन की वजह से, जैसे लाइक है ना, इनएक्शन जो भी है लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव का, और हमारे राइट्स अफेक्ट होते हैं, तो जुडिशरी जो है पीआईएल के माध्यम से वहाँ पे वर्क कर सकती है, अपना जजमेंट दे सकती है, जो कि एक लॉ के बराबर होता है। तो ऐसा जो अप्रोच है उसे हम जुडिशियल एक्टिविज्म बोलते हैं। तो जुडिशरी तो बोलेगी हम जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं, लेकिन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव या कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं वो ये बोल सकते हैं जब बहुत ज़्यादा ओवर इंटरफेरेंस हो जाए कि आप जो कर रहे हो वो इट इज़ अ जुडिशियल ओवर रीच। तो यहाँ पे जो कोर्ट है, कोर्ट हैज द पावर टू स्ट्राइक डाउन लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। अगर मान लो संविधान में मौजूद जो मान लो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स में चीज़ें जो हैं और उसमें कहीं ना कहीं कोई लॉ उसको कर्ब करे, या है ना, मतलब कोई भी चीज़ अनसंवैधानिक हो, तो उस लॉ को भले पार्लियामेंट या स्टेट के द्वारा पास है उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ये जो आप कह सकते हैं कि एक संवैधानिक आर्टिकल है, उसमें भी इस चीज़ को बहुत जो है हाईलाइट है। आर्टिकल 13 एक बार चेक करना, तो जिसमें ये चीज़ हाईलाइटेड भी है कि ऐसे लॉज को अगर फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करते हैं कुछ इस तरीके से, तो उन्हें नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। और अगर मान लो ये अगर सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल को फॉलो ना किया जाए, क्योंकि जुडिशरी तो ये हाईलाइट कर सकते कि नहीं हम जो लोग हैं उनके राइट्स अफेक्ट हुए हैं, तो वो जुडिशियल एक्टिविज्म शो कर सकती है, बट क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल यहाँ पे अफेक्ट हुआ है, तो इसलिए इट मे ऑल्सो रिजल्ट इनटू अ जुडिशियल ओवररीच, है ना। तो यहाँ पे जो ये कहीं ना कहीं जो अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें जुडिशियल ओवररीच के एक्सप्लेनेशन को अगर देखा जाए, तो अथॉरिटीज बेसिकली लाइक जुडिशियल जो अथॉरिटीज़ हैं दे often appears to grow by consolidation by the ignorance of the sheer incompetence of the legislature body। मतलब सिंपल सी बात है कि जो भी कार्य मान लो लेजिस्लेचर को करना चाहिए और जो भी कार्य एग्जीक्यूटिव को करना चाहिए, तो अगर वो कार्य नहीं हो पाता है तो यहाँ पे जुडिशरी का रोल अपने आप इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इनका शेयर इनकॉम्पिटेंस या इनएक्शन बिकॉज ऑफ देम हमारे राइट्स और ये सब अफेक्ट होंगे, जुडिशरी का जो रोल है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगा, और ऐसी स्थिति में देयर विल बी अ केस ऑफ जुडिशियल ओवररीच की स्थिति जो है वो देखने को जो है मिल सकती है। जो भी आप कह सकते हैं कि लाइक वी कैन से कि जो भी नेग्लिजेंस है या इनएक्शन है, इनकॉम्पिटेंस है लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव। अब फिर ये भी होता है कि जुडिशरी में भी जो फिर जजेस होंगे उनके भी कई एम्बिशंस होते हैं कि ठीक है ऐसे जजमेंट्स देने चाहिए। एक वो पावर स्ट्रगल भी देखने को कई बार मिल जाता है एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी। ये भी एक कई जो चैलेंजेस हैं वो हम देख सकते हैं। तो ये एक पॉइंट हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो ये कुछ कंटेक्स्ट आपको ध्यान में जो है रखना है रिलेटेड विद जुडिशियल ओवररीच। नेक्स्ट देखते हैं इंडियन नेवी। अब देखो यहाँ पे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ये तो चलो एक इन्फॉर्मेशन हो गया कि इंडियन नेवी ने नया एपॉलेट्स जो है एडमिरल्स के लिए रखे हैं, मतलब जैसे रियर एडमिरल, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये है ना, तो इसमें चेंजेस किए गए हैं, ठीक है, इनमें चेंजेस किए गए हैं। तो ये तो चलो एक इन्फॉर्मेशन आपकी हो गई, बट इसमें ये आप टॉपिक हिस्ट्री के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। तो जैसे नेवी ने अनवील्ड किया नई डिज़ाइन फॉर एडमिरल्स जो कि इंस्पायर्ड है बाय राजमुद्रा ऑफ छत्रपति शिवाजी। अब हमारे काम का है कि राजमुद्रा जो है ये इसके बारे में जानना। ये तो चलो इन्फॉर्मेशन है, कोई भी एसएससी की तैयारी कर रहा, बैंक की तैयारी कर रहा, तो ये कोई भी टीचर इनको पढ़ाएंगे। अब यूपीएससी के स्टूडेंट को या एस्पिरेंट को और आगे सोचना है और टीचर को भी आगे सोचना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए क्या है, अब पहली चीज़ तो ये है कि ये कोशिश की जा रही है कि हमारा जो रिच मैरीटाइम हेरिटेज है समुद्री लेवल पे देखा जाए कि हम जो स्ट्रॉन्ग थे उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो बन जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं राजमुद्रा के शिवाजी के जो राजमुद्रा है उसकी बात करें तो मुस्लिम्स का जब इनोवेशन हुआ तो बेसिकली जो राजमुद्राज वे आर मोस्टली मेड इन अरेबिया। तो जैसे जब मुस्लिम्स का इन्वेजन हुआ तो जो राजमुद्रा है मतलब
आप कह सकते हो। तो जो राज मुद्रा है वो अरेबिक, पर्शिया या उर्दू लैंग्वेज में बनाई जाती थी। बट जब शिवाजी महाराज आए तो उन्होंने जो हिंदू एम्पायर सामने रखा और फिर उन्होंने जो राज मुद्रा बनाई वो संस्कृत में थी। ये है, पहले तो जैसे अरेबिक, पर्शियन या फिर उर्दू भाषा में होती थी। फिर जो ये छत्रपति शिवाजी महाराज है, राजमुद्रा और संस्कृत वर्सेस जो है मतलब संस्कृत के श्लोक वो राजमुद्रा में जो है वो इस्तेमाल होता है। अब जैसे ये आप पढ़ लेना, मतलब बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ये आप देख सकते हो। तो ये श्लोक उसमें लिखा रहता था और ये जो मेंशन रहता था। अब इसमें कई शब्द, जैसे इसके 4 पार्ट होते थे, अगर आप देखोगे ना तो ये जैसे ये आपका लिखा हुआ, आप एक बार रीड कर लेना, ठीक है। जैसे यशा मुद्रा, भद्राह राजते, विश्व वंदिता, ठीक है, प्रतीप लेखा इव वर्धिष्णु, ठीक है। और ये ऐसे 4 पार्ट में ऐसा डिवाइडेड था। अब इसमें ये जो चारों पार्ट्स थे, इस चारों पार्ट्स में अगर आप देखोगे, पहले वाले का मतलब था असेंडिंग लाइक अ मून आफ्टर अ न्यू मून डे, चंद्रमा की तरह आपको, जैसे चंद्रमा एक समय के बाद ऐसा लगता है ना कि ऊपर की तरफ जा रहा है, उस तरीके से आपको ऊपर की तरफ जाना है। फिर इसी में एक जो दूसरा शब्द है उसका वर्शिप्ड बाय द वर्ल्ड। फिर जैसे शाह सूनो शिवस्य, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ शाहजी सन शिवाजी। फिर उसके बाद एशा मुद्र भद्राय राजते, इसका मतलब होता है कि दिस मुद्रा इज फॉर वेलफेयर। अब ये एक इंपॉर्टेंट है, राज मुद्रा जो यूज होती थी वो भी किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के एम को भी रिफ्लेक्ट करती थी। तो ये एक बहुत नया कंसेप्ट है, इसमें चीजें हमें ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट जो इमर्ज होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो जैसे हम कहते हैं कि मैरीटाइम हेरिटेज को रिफ्लेक्ट होता ही है, लेकिन यहाँ पे पब्लिक वेलफेयर रिफ्लेक्ट हो रहा है, पब्लिक वेलफेयर। क्योंकि देखो ये जो श्लोक है उसका जो ये जो 4th पार्ट है, इसमें लाइक दिस मुद्रा, मुद्रा मतलब करेंसी, इज फॉर वेलफेयर, वेलफेयर के लिए। तो ये जो शब्द है दैट मुद्रा, मुद्रा भद्राय राजते, लाइक दिस मुद्रा इज फॉर पब्लिक वेलफेयर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशनरी रहता था। क्योंकि पहले जो जैसे मान लो राजा महाराजा होते उनका एम यही रहता था कि मतलब वेलफेयर जैसा कंसेप्ट वो नहीं करते थे। तो ये जो मुद्रा है इसके माध्यम से ये हाईलाइट किया गया कि जो किंग है या जो किंगडम है उसका एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव या कार्य जो होना चाहिए, दैट शुड बी द वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब वेलफेयर ऑफ द पीपल जो है वो होना चाहिए। तो ये आपका राजमुद्रा जो शिवाजी की हैं उसमें ये चीज़ आपकी हाईलाइट की। अब देखो इससे थोड़ा बहुत आपको नॉलेज हो गया। अब यहाँ पे मतलब ये यूपीएससी का लेवल है, मतलब यहाँ तक हमें जाना है। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखना। अब जैसे न्यूज़ है ये है ना, इसी वजह से मैंने आपको कहा कि आप एक सोर्स पे अगर ट्रस्ट करोगे ना तो इस चीज़ का फिर आपको आप टाइम अपना बचा सकते हो दूसरे चीज़ों में, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। इसरो ऑल सेट टू लॉन्च एक्सपोसैट 10th पेलोड ऑन जनवरी 10 जनवरी 1। अब इसमें मैंने बहुत डिस्कशन, अक्टूबर के सेशन में भी मैंने इस पर डिस्कशन कर रखा था। अब हमारे लिए एक कुछ टॉपिक्स हैं, जब ये लॉन्च होगा ना तो और बहुत इसके ऊपर आएगा, तब और डिस्कशन कर लेंगे। बट कुछ चीज़ें अभी फिलहाल के लिए समझेंगे, पोलराइजेशन के कंसेप्ट को समझेंगे। उसके बाद हम जो एक्सपोसैट है उसके ऑब्जेक्टिव्स और सारी चीज़ें हैं उसको वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे एक्सपोसैट हेडिंग डालो साइंस टेक टॉपिक के अंदर, साइंस टेक में एक्सपोसैट। अच्छा, नोट्स आप जो भी बनाओ वो नोट्स आपके होने चाहिए, नोट्स जो है वो आपके होने चाहिए बेसिकली सब्जेक्ट वाइज ही, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, बार बार मैंने हाईलाइट किया है, मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में शेयर कर दी है, वेबसाइट का नाम और लिंक नीचे डाल दिया है। और मेंटरशिप प्रोग्राम में भी 20% ऑफ है। तो उस चीज़ का प्रीलिम्स की अगर आप 25 की तैयारी करो तो प्लीज़ ज्वाइन नहीं करना है। मैंने 2 कंडीशंस बताई, एक तो 25 की तैयारी कर रहे हो तब ज्वाइन नहीं करना है, और आप आज ही से तैयारी शुरू कर रहे हो तब ज्वाइन नहीं करना है। मेंटरशिप प्रोग्राम सिर्फ उनके लिए है जो प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम है, सिर्फ उनके लिए है जो एक प्रिपरेशन जो है उन्होंने कर ली है, कुछ चीज़ें है ना, और उन्हें बस एक तरीके से जो है आप कह सकते हैं कि एक राइट स्ट्रैटेजी के साथ प्रोसीड करना है। मतलब जैसे मान लो आपने 1-1.5-2 महीना पहले अपनी तैयारी शुरू की है, एक फ्लो में है, तो आप मेंटरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। तो उसको मिस नहीं करना प्रीलिम्स कॉन्टेक्स्ट में, प्रीलिम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप इनोवेशन जो अलग अलग होगी आप खुद इंजॉय करोगे और अपनी पढ़ाई अच्छे करोगे, ठीक है। क्योंकि एक पिलर के रूप में आई विल एक्ट, और उसी के अराउंड फिर हम एक स्ट्रैटेजी के साथ प्रोसीड करेंगे, क्योंकि मुझे भी काफ़ी काम करना पड़ेगा रिजल्ट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। मेरे लिए भी एक जिम्मेदारी जो है वो बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो ये जो अभी हम जो मिशन डिस्कस करने हैं दैट इज एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट। अब इसमें देखो आप ये ध्यान रखना कि इस एक्सपोसैट का फुल फॉर्म क्या है, कि ये इसरो का ये जो प्लान है लॉन्च करने का अनाउंस किया गया। तो फर्स्ट एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट है, और ये क्या है, पोलराइजेशन ऑफ इंटेंस
एक्सरे सोर्सेस को करेगी। अब ये देखो, हमें सारी कथा इसी पे है। इस लाइन को पहले समझते हैं, फिर आगे की बातें हम बाद में समझेंगे, ठीक है। मिशन विशन तो बाद में समझेंगे, पहले हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले कुछ शब्द आप समझो, ठीक है। देखो कंटेंट ऐसे ही मैंने बार बार आपको कहा है कि यूपीएससी के लेवल में पहुंचने के लिए थोड़ा हमें देखना है कि किस टॉपिक से क्या कंटेंट एक्सट्रैक्ट करना, खाली इन्फॉर्मेशन नहीं। अब देखो यहाँ पे पहली चीज़ तो हमें जानना है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पिछली बार इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी के ऊपर प्रश्न आया था, अगर आपको याद हो तो मेंस में, मतलब वो पूछा था उन्होंने, जेम्स वेब टेलीस्कोप और उसका डिफरेंस पूछा था, और उस पर हमने डिस्कशन भी काफ़ी कर रखा था। तो इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी का कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया था, कमेंट सेक्शन में थोड़ा बता देना आप। अब देखो एक्सपोसाइट की वजह से एक शब्द मेंशन आएगा, वो है एक्सरे एस्ट्रोनॉमी। अब एक्सरे एस्ट्रोनॉमी क्या है? ये एक ऐसी एस्ट्रोनॉमी मतलब आप जो है हमारा जो यूनिवर्स में डिफरेंट ऑब्जेक्ट है उनको ऑब्जर्व कर रहे हो। तो बेसिकली जो एक्सरे एस्ट्रोनॉमी है उसमें क्या है कि ये एक्सरे ऑब्जर्वेशन, मतलब इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एक्सरे ऑब्जर्वेशन। बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्स में उनसे जो निकलने वाला एक्सरे है, एक्सरे एस्ट्रोनॉमी उस चीज़ को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। तो मान लो एक्सरे इस टाइप से जो एक्सरे हैं, एक्सरे मतलब अब ये मत सोचना कि आप एक्सरे जो हड्डी वाला है वही सोचो कि एक्सरे ऊपर से गिर रहे हैं। मतलब एक्सरे एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जैसे आपका यूवी रेज, गामा रेज, ठीक है, ऐसे ही एक्सरेज भी होती है। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी जो भी डिफरेंट एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनसे जो एक्सरेज आ रही हैं उनको ऑब्जर्व करना और फिर कंक्लूड करना, ये एक्सरे एस्ट्रोनॉमी का कार्य होता है। अब इसमें आप ये समझो कि ये जो एक्सरेज आ रही हैं इनको एक प्रकार से पोलराइज्ड, जो इंटेंस एक्सरेज हैं उनको, उनके पोलराइजेशन को देखना, ये एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव एक्सपोसाइट का है, ठीक है। एक तो आप ये समझो कि एक्सरे को ऑब्जर्व करना, और फिर देखो यहाँ पे एक पोलराइजेशन शब्द बार बार यूज हो रहा है। तो पोलराइजेशन शब्द का मतलब क्या है? अब यहाँ पे कंटेंट है, देखो पोलराइजेशन, लाइट का पोलराइजेशन शब्द का क्या मतलब होता है। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो, कोई भी जो लाइट वेव्स हैं, लाइक एक सिंगल प्लेन में है ना, जैसे मान लो कोई लाइट है, अगर वो सिंगल प्लेन में ही है तो उसे हम अनपोलराइज्ड लाइट कहते हैं। पोलराइज्ड लाइट क्या होता है? जब वाइब्रेशन जो है वो यहाँ पे देखो, लाइट वेव दैट इज वाइब्रेटिंग इन मोर देन वन प्लेन। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखना कि मोर देन वन, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखना कि अगर मोर देन वी कैन से इट इज मोर देन वन प्लेन में अगर लाइट का है प्रेजेंस, जैसे ये प्लेन है और इसमें मोर देन वन प्लेन है, तो इट इज कंसिडर्ड एज अनपोलराइज्ड लाइट। और सिंगल प्लेन में है अगर, ठीक है, सिंगल प्लेन में है तो इट इज कंसिडर्ड एज पोलराइज्ड लाइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे देखोगे, जैसे इसमें देखो तो ये देखो, ये क्या है? इट इज अ पोलराइज्ड लाइट। ये क्या है? पोलराइज्ड लाइट है, सिंगल प्लेन में है, ये इट इज इन सिंगल प्लेन, ठीक है, ये सिंगल प्लेन में है। तो ये क्या है? तो यहाँ पे क्या है? इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लो ये पोलराइज्ड एक्सरे बीम ऐसे जा रही है, फिर सैंपल में फिर इसको डिटेक्ट किया, तो ये दिस इज अ पोलराइज्ड लाइट, सिंगल प्लेन, मतलब देखो ये एक प्लेन है, उसी में लाइट जो को ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो ये पोलराइज्ड एक्सरे है। तो ये जो पोलराइज्ड एक्सरे है, एक्सरे की अगर हम बात करें, उस चीज को ये बेसिकली इस मिशन के माध्यम से ऑब्जर्व किया जाएगा, ठीक है। तो एक्सरे पोलराइजेशन सैटेलाइट क्या है? पोलराइजेशन ऑफ इंटेंस एक्सरे सोर्सेस, मतलब जो आपके यूनिवर्स में कई ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे जो एक्सरेज निकल रही हैं, उस चीज़ को, जो इंटेंस एक्सरेज हैं उनके पोलराइजेशन को ये स्टडी करेगा। अब इस चीज़ को समझना, ठीक है। तो अगर आप खाली ये बोलो कि जैसे हम ये कहें कि जो ऑब्जेक्ट है उनसे एक्सरे जो निकल रही है, तो उसको जो ऑब्जर्व करने की एस्ट्रोनॉमी, उसको एक्सरे एस्ट्रोनॉमी बोलेंगे। और उसको पूरा, उसका जो पोलराइजेशन हो रहा है, मतलब सिंगल प्लेन में जो हाई इंटेंस एक्सरे आ रही है, तो वो बेसिकली एक्सपोसैट के माध्यम से उस चीज़ को ऑब्जर्व जो है वो किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें कई चीज़ें फोकस की गई, इमेजिंग, टाइम डोमेन स्टडी, स्पेक्ट्रोस्कोपी पहले हमने डिस्कस कर रखा है। अब अगर ये जो स्लाइड्स हैं इसरो की वेबसाइट से लिया है मैंने, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पोलराइजेशन को मेजर करना, ठीक है, डिफरेंट जो भी आप कह सकते हैं कि जिनसे निकल रहा है। फिर मिशन इसके 5 साल है, और पेलोड इसमें पोलैरीमीटर इंस्ट्रूमेंट और ये सब भी है, हो सकता है। सर्कुलर ऑर्बिट है, लोअर अर्थ ऑर्बिट है, मतलब 500 से 700 किलोमीटर अर्थ सरफेस में है। इंक्लिनेशन इसका दैट इज लेस देन 30 डिग्री। तो ये आपका कुछ बेसिक डिटेल है। आज के समय में लोग बेसिक डिटेल भी पूछ लेते हैं,
ठीक है, बेसिक डिटेल भी पूछ रहे हैं। ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा। कमेंट सेक्शन में जीएसएलवी पीएसएलवी के डिफरेंस के 2 पॉइंट बता दो, और क्रायोजेनिक स्टेज क्या होती है वो बता देना। आलस मत करना प्लीज, आप कमेंट करना, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट की बात करें तो ये एक्सरे पोलराइजेशन स्टडीज के लिए पहला ऐसा मिशन है। इसमें आपका ये पेलोड है, पॉलिक्स करके पेलोड भी है, और ये सारे बेसिक है जो इसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जिसको जैसे रोटेशन कितना होगा लो आल्टीट्यूड में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा आप लोग देख लेना। अब यहाँ पे हमने ये सब देख लिया, पोलराइजेशन ऑफ लाइट देख लिया और ये सब चीज़ें देख लिया, तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे यही सेम चीज़ मेंशन्ड है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, ये इसका पीडीएफ आपको सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे या www.sauravpandeyupsc.com उस पर जाके आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो उसमें जाओगे वेबसाइट पे, तो वेबसाइट में सारा ये चीज़ अवेलेबल आपको हो जाएगा, ठीक है। एवरीथिंग यू विल गेट। पुरानी वेबसाइट मतलब पुराने जितने भी पीडीएफ है वो मिल जाएंगे आपको। जीईएस रिपोर्टर की जो मैगजीन है जो आपके लिए आती है, तो वो नवंबर वाला भी इशू नहीं है, जल्द आ जाएगा। अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि सारे सब्जेक्ट, पहले मैं ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस के टॉपिक्स की मैगजीन निकलती थी और बाकी का कंपाइलेशन होता था। आई एम प्लानिंग कि जनवरी से ये पूरा ही कंपाइल्ड एक पूरा करंट अफेयर का एक मैगजीन टाइप आ जाए, जिससे फ्री रहेगी, तो आप उसको अपना पढ़ते रहना, ठीक है। और बाकी पुराने एडिशंस जो हैं वो आप इसमें वेबसाइट पे एक्सेस कर सकते हो, तो कंटेंट आपको चाहो तो पूरा एक्सेस कर सकते हो, वो आपको अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया हांगकांग बस्ट सिंथेटिक डायमंड ट्रेडिंग सिंडिकेट। अब यहाँ से देखो एक इकोनॉमी का टॉपिक निकल कर आता है। यहाँ से इस न्यूज़ से एक टॉपिक जो है, ये देखो ये न्यूज़ है। अब मैंने आपको इसमें से कुछ नहीं पढ़ाया, हमें कोई मतलब ही नहीं आपको कहाँ हीरे पकड़े कहाँ जवाहरत पकड़े, हमें क्या करना उससे। हमें जानना है कि इसमें कंसेप्ट इमर्ज हो रहा है, उसको बोलते हैं, जो कि आपके जीएस पेपर 3 के अंदर टॉपिक इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। दैट इज ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग। इसका कंसेप्ट समझना है। मनी लॉन्ड्रिंग हमने पढ़ा है, व्हाट इज ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग। तो टॉपिक का नाम लिखो, इकोनॉमी के अंदर डाल सकते हो ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग। ये टॉपिक हमारे लिए निकल कर आता। बाकी हमसे कोई लेना देना नहीं है कहाँ कौन क्या कौन लिया, ये कोई मतलब कहानी सुनने की कोई जरूरत नहीं है, वो हमारे काम का नहीं, हमें टॉपिक पे देखना है। अब देखो, जो भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या, इलीगल तरीके से मनी ट्रांसफर कर देना। तो वो पहला तो ये किसी फाइनेंशियल सिस्टम के माध्यम से कर सकते हैं, दूसरा हवाला ट्रांजैक्शन से कर सकते हैं। हवाला ट्रांजैक्शन का मतलब हुआ कि होता है ना कैश की, यहाँ आपने पे किया वहाँ से किसी और ने कैश पे कर दिया, तो हवाला ट्रांजैक्शन हो गया। और तीसरा जो होता है वो होता है ट्रेड बेस्ड। तीसरा जो होता है, बट फाइनेंशियल सिस्टम और हवाला ट्रांजैक्शन पे तो बहुत सारे काम किए गए हैं, लेकिन ये जो तीसरा आता है जिसमें हम ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं, उसमें ज़्यादा काम नहीं हुआ है, मतलब ज़्यादा फोकस नहीं होता है। ट्रेड बेस्ड में क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई आप कुछ चीज़ एक्सपोर्ट करते हो, अब उसकी ना उसमें मतलब जैसे उसकी वैल्यूएशन में कुछ आपने चेंजेस कर दिए, है ना, मतलब उसका ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि मान लो आपने कोई ऑब्जेक्ट को ट्रेड किया, व्यापार किया, उसको एक्सपोर्ट किया, तो उसका एम क्या है कि मान लो उसका प्राइस 100 रुपये है, आपने प्राइस 200 रुपये रख दिया, और वो जो एक्स्ट्रा 200 रुपये है वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, एक मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पे कर रहे हो। या जैसे ये कह दिया कि मान लो 1000 किलो है, 1000 किलो हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसको आपने कह दिया कि ठीक है 500 किलो जो है जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो आपका, लेकिन 500 किलो जो मैं जो करवा रहा हूँ इसका जो पैसा है वो पैसा जिसको हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो उसके लिए होगा। तो इस प्रकार से ट्रेड का मिस रिप्रेजेंट करके पैसे को ट्रांसफ़र करना, इसे ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग भी हम कहते हैं। लाइक जो भी आप इसको क्यों करते हैं, मान लो कहीं क्राइम, कहीं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किया गया और उस पैसे को इस तरीके से इस ट्रांसफ़र किया जा सकता है कि भाई मान लो कोई ऑब्जेक्ट ही ट्रांसफ़र कर दिया और बोला इनको बेच के पैसा आपको मिल जाएगा। तो ये एक सिस्टम, मान लो कोई पर्सन है, उसके किसी प्रोडक्ट को बाय किया और उस बाय करके उस पर्सन ने उसको एक्सपोर्ट कर दिया। अब जो एक्सपोर्ट करके जो भी चीज़ें मिली, मान लो हीरा ही है, मान लो हीरा आपने एक्सपोर्ट कर दिया, अब जो कर रहा है वो तो लीगल पर्सन है, उसको कोई दिक्कत नहीं, एक्सपोर्ट करता ही है। उसमें से 100 करोड़ के जो हीरे हैं वो जैसे ही वहाँ पहुँचेगा तो वो किसी और को मिल जाएंगे और उस 100 करोड़ के हीरे बेच के पैसे उसको मिल जाएंगे। ऐसे बहुत सारे ट्रेड से रिलेटेड चीज़ें हैं जिनको आप मिस रिप्रेजेंट करके प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के उसके माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हो। इसे हम ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं, ठीक है, ये टर्म याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, जेवियर मेलियर राइट्स टू ब्रिक्स लीडर रिजेक्ट्स इनवाइट फॉर अर्जेंटीना टू ज्वाइन ग्रुपिंग। अब ये डेवलपमेंट बहुत बड़ा हुआ है। अगर आपने देखा होगा, अभी हमने कुछ समय पहले ही
जोहानसबर्ग डिक्लेरेशन के बारे में डिस्कस किया था, जो ब्रिक्स की समिट हुई थी उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि कुछ देश ब्रिक्स को ज्वाइन कर रहे थे और वो अफेक्ट से 1 जनवरी 2024 से ज्वाइन करना था उनको, बट अर्जेंटीना ने के जो ये नए बने हैं, ठीक है, तो मिली करके हैं, तो कह दिया हमें ज्वाइन नहीं करना है क्योंकि हम ये जो कम्युनिस्ट हैं हम उनको पसंद नहीं करते हैं, इस टाइप की उनकी थिंकिंग उसने कह दी, तो लेटर लिख दिया कि मुझे ज्वाइन नहीं करना है। अब चलो हमारे लिए तो पढ़ने का काम बन गया ना। तो यहाँ पे देखो पहली चीज़ तो देखो ब्रिक्स 2009 में स्टैब्लिश हुआ, आई थिंक ब्रिक्स जो है लाइक फिर साउथ अफ्रीका लाइक इट रिप्रेजेंट्स द कलेक्टिव वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, डेवलपिंग देश को रिप्रेजेंट करता है। इसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका इसके मेंबर्स हैं और इसमें कई सारी इसमें एजेंसीज हैं जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक है, फिर कंटीजेंस रिजर्व अरेंजमेंट भी है। कंटीजेंस रिजर्व अरेंजमेंट इज सिमिलर टू आईएमएफ का जो रोल है, जैसे मान लो बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू आता है तो उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ऐसा जो आईएमएफ का रोल है वैसा ही सीआरए या फिर कंटीजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट का है। उसके बाद जो वर्ल्ड बैंक का रोल है वैसे ही एनडीबी का रोल है, ठीक है। तो इस टाइप से एक अल्टरनेटिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्रिएट करने की बात की गई। अब इसका देखो एक्सपेंशन देखो, तो यहाँ पे कजाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, अल्जीरिया, कॉन्गो, अर्जेंटीना, इनको ऐड करने की बात जो है प्रपोजल, इंडोनेशिया, ये सब इनको ऐड करने की बात जो है वो चल रही थी। इसमें से आप अगर देखोगे लाइक 6 जो नए देश हैं, 6 नए देश इनको ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, तो इन्होंने मतलब 6 और देशों को जो भी हमने डिस्कस किया उनको ऐड करने की बात की गई जोहानसबर्ग में 15th जो ब्रिक्स समिट हुई थी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया था कि हाँ ये बढ़िया है। अब इसमें जैसे अगर एड ऑन हो जाता है तो उसमें देखो खास तौर से देखा जाए तो पहले तो आपके 6 मेंबर्स हैं जिसमें लगभग जीडीपी की बात करें तो ग्लोबल जीडीपी का 25.7% है और एक्सपेंशन के बाद से ये आपका लगभग $1 ट्रिलियन मार्क तक रीच कर जाएगा, तो हमारे जीडीपी का एक्सपेंशन होगा। ऑयल प्रोडक्शन हम कह सकते हैं कि ज्वाइनिंग के बाद अगर ये मेंबर्स और ज्वाइन कर लेते हैं तो 43.1% हो जाएगा। एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की अगर बात करें सो नए जो मेंबर के ज्वाइन करने के बाद ये बढ़ जाएगा आपका 20.58% है 18 से 20% तक बढ़ जाएगा। पॉपुलेशन तो फिर है ही, इंडिया चाइना ही मिला के मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री है, तो उसमें तो इतना आप कह सकते हैं कि, और इसमें भी देखोगे तो इथोपिया, इजिप्ट जो है दे ऑल्सो हैव द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन भी मतलब 46% तक रीच कर जाएगा, तो आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन तो यही है। तो रिसेंट जो केस है अर्जेंटीना का, तो जैवियर मिलाई जो प्रेसिडेंट नए बने हैं अभी पिछले महीने ही, तो उन्होंने रिजेक्ट किया कि हमें ज्वाइन नहीं करना क्योंकि वो उनका आइडियोलॉजिकल थोड़ा डिफरेंस आ रहा है इस वजह से। तो अभी जो जैसे अर्जेंटीना, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और यूएई, इनका जो मेंबरशिप है वो जनवरी 1, 2024 से अफेक्ट में आ रही थी। अर्जेंटीना के इन्होंने लिख दिया कि हमको मेंबर नहीं बनना है, मतलब इसने मना कर दिया। तो ये आइडियोलॉजिकल थोड़ा सा डिफरेंस जो है इसकी वजह से। चलो सेशन को लाइक जरूर से करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ठीक है। और ये ऐसे टॉपिक आप देख लो, इसको लिखना है, ग्रुप में शेयर कर सकते हो, कोई क्वेरी आप इस मैसेज देख सकते हो, मतलब मैसेज मुझे कर देना, कॉल मत करना। कोई भी अगर आप देखोगे तो ये आपको सौरभ पांडे upsc.com वेबसाइट पे जाना है। इन सारे में जैसे एग्रीकल्चर ऑप्शनल है, यूपीएससी प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम है और प्रीलिम्स के एडवांस करंट अफेयर्स की जो टेस्ट सीरीज, जिसका 11th टेस्ट इस संडे को शेड्यूल्ड है। पुराने 10 टेस्ट भी आप पूरा जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो धीरे धीरे टेस्ट ऐड ऑन होते जाएंगे, टोटल 50 टेस्ट हैं। तो ये देखो ये सब में ऑफर अभी बढ़िया चल रहा है, तो इसको मिस नहीं करना है, तो क्लिक करना और आप मतलब ज्वाइन कर लेना। इसमें एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी है, इसकी 28 क्लासेस शेड्यूल्ड ऑलरेडी हो चुकी हैं। प्लीज़ इस ऑप्शनल को जरूर से गो थ्रू होना। एग्रीकल्चर की प्लेलिस्ट भी बनी हुई, कुछ सेशन आप देखना चाहते हो तो उसमें यूट्यूब में भी अवेलेबल हैं, तो गो थ्रू हो सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज है, इसका प्राइस टोटल 50 टेस्ट है, इसका प्राइस 50% से रिड्यूस्ड है। मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है, सुन लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किनको ज्वाइन नहीं करना है मैंने उनको भी बता दिया, किनको ज्वाइन करना है उनका भी बता दिया। बट आप 24 की तैयारी करना है तभी ज्वाइन करना है, ठीक है। सो इसमें आई विल बी योर मेंटर, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें फोकस प्रोग्राम में करेंगे। आप मुझे मेल करना है, ये सारा इन्फॉर्मेशन मुझे मेल करना है आपको, खास तौर से आपका अटेम्प्ट स्कोर पुराना कितना है, सीसेट का प्लान, मतलब सीसेट में वीक हो स्ट्रांग हो, अपना बैकग्राउंड ये मुझे बताना है, क्या सोर्सेस इन सब्जेक्ट में फॉलो कर रहे हो ये मुझे बताना है, और मुझे इसमें मेल करना है विथ मेंटरशिप प्रोग्राम की जो रिसिप्ट आपको मिलेगी उसके साथ, विदाउट रिसिप्ट नहीं भेजना है, ठीक है। तो बाकी इस पीडीएफ ओडीएफ सब आपको इसमें मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। अपने आंसर भी आप इस टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर सकते हैं, हिंदू की पीडीएफ प्लस पॉइंटर करंट अफेयर्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें भी आप जो है ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।